हाय दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपका ITT स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल फ्रॉम इंडियन स्किल टेक इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। और आज फिर एक नई चर्चा के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, जिसमें हमारा एक सब्जेक्ट इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, जिसमें हम सारा बेसिक जो चल रहा था वो चल रहा था बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। ये टॉपिक इसमें हमारा चल रहा था। अब इसमें हम सबसे पहला कंसेप्ट जो है, या इसको मिटा दिया जाए, जो हमने कल वैद्युतिक जो सेकंड वीडियो में बताया था, जो हमारा प्रतिरोध होता है, वोल्टेज होती है, धारा होती है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन बताया था, उनकी परिभाषा क्या होती है। अब थोड़ा सा डीपली लेके चलेंगे विद्युत धारा को। विद्युत धारा में होता क्या है एक्चुअली। तो सबसे पहले हमने यूनिट ली थी विद्युत धारा। विद्युत धारा जिसे हम लिख रहे थे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट ये हमारा बेसिक है, सही है। अब आज इसी इलेक्ट्रिक करंट पे हम एक हैवी डिस्क्रिप्शन तैयार करेंगे, या इसके बारे में डीपली जानेंगे। छोटी सी लैंग्वेज में इसके बारे में आज डीपली जानेंगे। अब हमने इसकी डेफिनेशन सेकंड वीडियो में बताई थी कि इसकी डेफिनेशन हम एक तो चार्ज यानी कि आवेश, और नंबर 2 या ओब्लिक करके कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बेस पे हमने कल बताई थी, सॉरी वीडियो सेकंड में, ठीक है। दोनों के बेस पे इसकी परिभाषा हमने बताई थी, ठीक है, कि यदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक, किसी चालक तार में एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं, तो उनके साथ जो दर होगी, जो टाइम होगा, उसको हम उस चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा बोलेंगे। यानी कहने का मतलब ये बताया था कि यदि ए पॉइंट ये बी पॉइंट, कोई एक चालक तार हमने ले लिया ए एंड बी, ये हमारा फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, सेकंड में भी बताया था। इसमें यदि प्रति सेकंड बोले 6.28 गुना 10⁻28 इलेक्ट्रॉन यदि प्रति सेकंड गुजर रहे हों, तो उसमें विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। ये हमने कुछ इसमें बताया था, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो होने चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रॉन फ्लो होने चाहिए। अब परिभाषा भी पढ़ ली, एम्पियर भी पढ़ लिया, नापते एम्पियर में, डिनोट भी हो गया, आई के बारे में फॉर्मूला भी पढ़ लिया, I बराबर Q/T, या एक फॉर्मूला हो रहा है Ne/T। इतनी बेसिक जानकारी हमें सेकंड वीडियो में हो गई थी, ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ और सीखने के बारे में, और कुछ और सीखते हैं। बेसिक हम लोगों को सबको इस बारे में पता है, या हमने पढ़ भी रखा है, नंबर 1 नंबर 2, यानी इलेक्ट्रिक करंट इन डिवाइड 2 पार्ट, 2 पार्ट में विभाजित होता है।
या दो तरह की हमारी विद्युत धाराएं होती है, पता भी है सबको। यानी सबसे पहली हमारी होती है जिसे हम बोल देते हैं प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, जिसे बोलते हैं हम शॉर्ट में AC, अल्टरनेटिव करंट। और दूसरी होती है हमारी दिष्ट धारा, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में डायरेक्ट करंट, DC। ये चीज़ हमने देख रखी है, AC और DC सुन भी कई बार रखा, लेकिन कुछ इसमें अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं कर पाते कि ये होती क्या चीज़ है। देखिए थोड़ा सा डीपली जान लेते हैं। एक तो हम जानते हैं, यहीं पे हम इसमें कर देते हैं, ये हुआ कि दो पार्ट हमारे इसमें तैयार हुए इलेक्ट्रिक करंट में। तो इसमें क्या है, इसकी जो परिभाषा बनती है वो इसके वक्र आकार के अनुसार बनती है। इसकी भी परिभाषा जो बनती है वो इसके तरंग आकार, यानी दोनों के तरंग आकार के अनुसार इनकी परिभाषाएं बनती है। ये भी बना दिया, ये भी बना दिया, मतलब जिसकी कॉलम में जो लिखा है, जो बन रहा, वो उसी का ही बेसिक है। ठीक है, देख लेते हैं। या यहाँ से हम फिलहाल इसको समझने के लिए हम यहाँ पे ड्रॉ इसे कर रहे हैं, यानी कि जो हम प्रत्यावर्ती धारा, जो मेन मोटिव आज की वीडियो का है वो है पहला करंट होगी हमारी दो भागों में, दोनों के मैंने सिंबल बनाए। अभी छोटा सा बात इसमें हुई है, इसमें सबसे मेन जो आज हमें बताना है वो बताना AC करंट के बारे में, जो इस वीडियो का मोटिव है। इस वीडियो का मोटिव बनाने का यही है कि इलेक्ट्रिक करंट में सबसे मेजरिंग होता है AC, मतलब सबसे प्रचलित AC, और उस AC के बारे में क्या क्या डिस्क्रिप्शन हो सकती है, क्या क्या उसमें सीखने योग्य बात है, वो आज इस वीडियो में जानेंगे। अब सबसे पहले हमने एक छोटा सा इसका सिंबल अभी ये बनाया था, या वेव बोलते हैं इसको, वेव बोलते हैं, AC वेव, ये DC वेव। ठीक, लेकिन अब हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ओनली AC वेव के बारे में। AC वेव में हम आते हैं। ये कोई हमारी AC वेव है, क्या है, इसे बोलते हैं AC वेव, या AC वेव नहीं, प्रत्यावर्ती तरंग, प्रत्यावर्ती तरंग ये हमारी है। अब इसमें क्या है, इसमें हम ये E या ओब्लिक I किसी में भी हमारा कर्व ये हो सकता है। ठीक है, एक सिंपल सी बात इसमें हमें ये याद रखनी है कि ये कर्व किसी भी उसमें राशि में हो सकता है। अभी हम बात कर रहे हैं कि प्रत्यावर्ती धारा होती क्या चीज़ है, उसकी परिभाषा, उसके बारे में कुछ अलग सीखेंगे। यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि यही इसका प्रत्यावर्ती धारा, इसे बोलते हैं AC, अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये जो क्षेत्र है और ये जो क्षेत्र है, किसी भी वेव का दो क्षेत्र हो गए, एक ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है और ये है नेगेटिव डायरेक्शन में। यानी कि ये अधिकतम पॉजिटिव डायरेक्शन में, जैसे हमारी संख्या होती है 0, 1,
संख्या होती है 0 1 2 1 2 3, इधर क्या होगा -1 -2 -3, इस तरह से। मतलब इधर ये यहाँ पे 0 कंडीशन हो गई, इधर ये क्या हो गया +1 +2 +3, इधर -1 -2 -3, इस तरह से। अब ऐसी क्या होगा, इधर ये पॉजिटिव वाली मेजरिंग है, इधर ये माइनस वाली। अब इस कर्व को समझते हैं कि इसमें होता क्या है बेसिक। अब इस जो वक्र को बोलते हैं हम, वो बोलते हैं साइन वेव, यानी कि ज्या वक्र। सबसे पहले याद रखोगे कि एसी में प्रत्यावर्ती धारा में बनने वाला वक्र क्या होता है, ज्या वक्र होता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये पूरा हो गया। कैसा होता है, ज्या वक्र। ठीक है, अब नंबर दूसरी बात, प्रत्यावर्ती का मतलब यह है जो प्रत्येक बार परिवर्तित हो रहा हो। प्रत्येक मतलब अनेक बार चेंज हो रहा हो, जिसका मान भी कह सकते हो, दिशा भी कह सकते हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब प्रत्यावर्ती में प्रत्येक बार चेंज हो रहा हो, परिवर्तित हो रहा हो। अब इसमें हम प्रत्यावर्ती धारा बोल रहे हैं अभी फिलहाल, एक छोटी सी कन्फ्यूजन है इसमें। इसे हम प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज, दोनों चीज से हम बोल सकते हैं। नंबर फर्स्ट चीज ये भी बोल सकते हैं, नंबर सेकंड, यानी ये जो कर्व हमारा बना हुआ है, ये प्रत्यावर्ती धारा का भी हो सकता है, यानी EI, इसका भी हो सकता है या इसका भी हो सकता है। ठीक है, इसका भी हो सकता है या इसका भी हो सकता है। वो शर्त है हम कि क्या चीज़ मान रहे हैं उसमें। मान लो हमारा ये प्रत्यावर्ती धारा का ही है, चलो ये जो वक्र हमने खींचा है प्रत्यावर्ती धारा का ही है, जो क्या हो रही है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, एक बार फिर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। मतलब कह सकते हैं एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार फिर नेगेटिव है। तो ये क्या होगी इसकी, ये होगी साहब इसकी वैल्यू, मान। क्या हो गया, मान। यानी एक बार धनात्मक है और एक बार क्या है, ऋणात्मक। मान क्या हो रहा, वेरी हो रहा, एक बार घट रहा एक बार बढ़ रहा। देखो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव हो गई, 0 से उठ के वैल्यू पॉजिटिव हुई, फिर क्या हुई माइनस, फिर क्या हो जाएगी दोबारा फिर पॉजिटिव। यानी वैल्यू की जो 3 कंडीशन हमने दिखाई हैं, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि जो मान है प्रत्यावर्ती धारा का, जो मान है, अभी किसका कर्व माना हमने, धारा का, धारा का मान माना। यानी हम कह सकते हैं कि जो मान है वो कैसा हो रहा, परिवर्तित हो रहा, धारा का मान। ठीक है, अब एक बार कैसे जा रहे हैं, ऊपर, फिर नीचे आ रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं। मतलब डायरेक्शन क्या हो रही है, एक बार अप, फिर एक बार फिर डाउन। मतलब अप ऊपर उठे दिशा में, फिर नीचे डाउन, फिर ऊपर फिर नीचे, यानी फिर ऊपर। ये डायरेक्शन है जी हमारी, ये दिशा चल रही है। तो दिशा में भी क्या हो रहा, दिशा में भी क्या हो रहा, दिशा एक बार अप फिर डाउन फिर अप फिर डाउन। यानी कि दिशा भी क्या हो रही है, दिशा में भी हो रहा हमारा परिवर्तन, चेंज। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा जो है एक ऐसी धारा है जिसका मान, देखो अब यहाँ से वेव चल रही है हमारी, तो यहाँ पे जितनी वेव आगे बढ़ती रहेगी उतना ही समय ज़्यादा बढ़ता रहेगा। यानी कि कह सकते हैं कि ये जो वेव है समय के साथ, देखो यहाँ टी कुछ और था, मान लो यहाँ टी पे 1, एक नॉर्मल सी भाषा 1 सेकंड मान लिया, यहाँ 2 सेकंड मान लिया, हालांकि इससे बहुत कम टाइम लगता है, यहाँ 3 सेकंड मान लिया,
तो क्या होगा, 1 सेकंड में पॉजिटिव मान था, 2 सेकंड में फिर नेगेटिव हो गया, 3 सेकंड में फिर पॉजिटिव हो गया। मतलब जो प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी धारा है, या प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी धारा है जिसका मान व दिशा दोनों चीज, नंबर 1, नंबर 2, मान व दिशा समय के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है, परिवर्तित होती है। क्या कहलाएगी, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। मैंने एक चीज़ बताई आपको, ये कर्व हमने बनाया कि एसी का कर्व होता है जिसे हम साइन वक्र बोलते हैं। इसमें क्या हुआ, मान क्या, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, जैसे कि ये नंबर बताए थे, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव में, पॉजिटिव में ये वैल्यू होगी, नेगेटिव में ये वैल्यू होगी, पॉजिटिव में वैल्यू। मतलब समय के साथ एक बार पॉजिटिव हो रहा है, एक बार नेगेटिव, एक बार फिर पॉजिटिव हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, मान चेंज हो रहा है, यानी मान में परिवर्तन हो रहा है। फिर दिशा भी एक बार अप फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन, यानी कि दिशा भी क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। तो 2 ही चीज़ इसमें हमने कैलकुलेट कर ली बस। तो फिर लिख दिया, प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी धारा है जिसका मान व दिशा समय के साथ क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है, चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। तो वो धारा कौन सी कहलाएगी, प्रत्यावर्ती धारा कहलाएगी, अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। ये इसकी सीधी सिंपल परिभाषा है, ये याद रखना है। एक तो वैल्यू और ऊपर से डायरेक्शन, दोनों समय के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, चेंज होती रहेगी, प्रत्यावर्ती धारा कहलाएगी, भूलोगे नहीं। अब इसमें जी इसी वेव में अब इसी की वोल्टेज की भी इसी प्रकार बना सकते हो। यानी प्रत्यावर्ती वोल्टेज एक ऐसी वोल्टेज है जिसका मान व दिशा समय के साथ क्या होता है, परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है। जबकि अगर हम दिष्ट धारा की बात करें तो क्या होगा, उसकी मान व दिशा समय के साथ नहीं बदलती, उनमें कोई चेंज नहीं होता। चेंज किस में होता, एसी में। ठीक है, अब आते हैं एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट से संबंधी पद, यानी जो वक्र है इसमें कुछ नोट करने वाली बातें और होती हैं इस वक्र में। तो उसके बारे में थोड़ा सा 2-3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 20 पॉइंट जितने भी होंगे हम बताएंगे। देखो इसमें आ जाओ जी। जीरो डिग्री, ये हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, कोण का मान लिख दिया 180 डिग्री, 270 डिग्री यहाँ पे कर दोगे, ये इसे हटा दो, 270, ये 360 डिग्री। यानी मेजरिंग एक चक्कर हमारा कितना हुआ, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, इसमें मैन बतानी है हमें बस। अब इसमें सबसे पहली जो हमारी आती है उसको हम पढ़ लेते हैं, जो हमारी मेन आवृत्ति। इसको देख लो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट किसकी चीज में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन यानी एसी वेव में इतने न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे वो आईटीआई का एग्जाम हो, बहुत ज़्यादा। ये कौन सी थ्योरी चल रही है, प्रत्यावर्ती धारा की थ्योरी चल रही है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से भी आगे निकल के आ गए हम। प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत इसका चैप्टर का नाम है। इसमें बेसिक बहुत डिस्क्रिप्शन में बता रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट एसी संबंधी पद, उसमें सबसे पहला पॉइंट हमने लिखवाया आवर्ती, और जो कि लिखा इम्पोर्टेंट आईटीआई कोर्स के लिए भी और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी, जिसमें से एसी वेव में से
बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चीज़ बताना चाह रहे हैं। अब देखिए क्या चीज़ होती है। अभी हमने कुछ इस तरह से एक वेव हमने ये बना दी, ठीक है। अब साहब यदि मैं इसका ये सिरा लूँ तो ये कुछ इस तरह से हो गया। इसके नीचे वाला लूँ, यदि इसके नीचे ले लूँ या खिसका के ये इधर ले आया मैं, तो क्या होगा, ये हमारा यहाँ से हम चले, यहाँ से गोलाकार एक तरह का बन गया और यहाँ पे दोबारा हम आ गए। यानी यहाँ से चलने पर जब दोबारा हम आ गए, एक राउंड हमने पार्क का ले लिया, तो इसको हम बोलेंगे एक चक्कर हमने पूरा लगा लिया, जिसको बोलते हैं 1 साइकिल। ठीक, एक चक्कर हमने पूरा लगा लिया। तो आवर्ती क्या चीज़ होती है, हमें साइकिल पता लग गई, एक चक्कर। ये जो यहाँ से लेके 0 से लेके 360 डिग्री तक जो हम पहुँच गए, ये हमारा क्या हो गया, एक चक्कर हो गया। इस साइकिल को मैंने यहाँ बनाया था पॉजिटिव को, और इसको इसके नीचे बना दिया, तो ये गोलाकार वृत्ताकार आकार में एक चक्कर हो गया। चक्कर कैसे लगाओगे, चक्कर एक वृत्ताकार कक्षा में कुछ इस तरह से लगेगा। जब कोई व्यक्ति अपने पहले पॉइंट से घूम करके दोबारा अपने पहले पॉइंट पे आ जाता है, उसका एक चक्कर पूरा माना जाता है। क्या होता है, चक्कर पूरा माना जाता है। तो ये क्या होगा, इसकी 1 साइकिल होगी, एक चक्कर हो गया। चलो जी, तो आवर्ती होती क्या चीज़ है, बेसिक आवर्ती होती है 1 सेकंड में, कितने में, 1 सेकंड में लगाए गए कुल चक्करों की संख्या। किसी तरंग की 1 सेकंड में लगाए गए कुल चक्करों की संख्या को उस तरंग की आवर्ती कहते हैं। समझ में आ गई बात। अभी हम ये इसका AC पे फिट नहीं कर रहे, हम ये आवर्ती की परिभाषा दे रहे हैं कि किसी तरंग, ये तरंग बना दी, किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में जितने चक्कर लगाए जाएंगे उसको क्या बोलेंगे, उसकी आवर्ती कहते हैं। सही है। यानी कि n बराबर नंबर ऑफ चक्कर, वो हो जाएगा 1/T। यदि नंबर ऑफ चक्कर हमें निकालने हो तो वो हम इसका मात्रा किसे नापते हैं, हर्ट्ज में। अब ये टी क्या बीमारी है, टी को टाइम बोल देते हैं, हालांकि टाइम सही है। तो इसमें कुछ दिक्कत, अभी देखो ये है, इसका एक चक्कर यहाँ पूरा हो गया, यानी कि जो हमारी AC होती है उसकी आवर्ती 50 हर्ट्ज मानी जाती है। 50 हर्ट्ज, यानी कि वो 1 सेकंड में 50 चक्कर पूरे कर लेती है। कितने कर लेती है, 50 चक्कर। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के, ये क्या हो गया, एक चक्कर हो गया पूरा। और हम कितने कह रहे हैं यहाँ पे, ऐसे ऐसे 50 चक्कर, पूरा चक्कर 50 का। तो 25 इसके आएंगे, 25 इसके आएंगे। ठीक है। तो AC की जो आवर्ती होती है, AC सप्लाई की जो आवर्ती होती है वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। यानी कि जो हमारी AC सप्लाई है वो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगी, यहाँ तक के ऊपर नीचे कितने, पूरे टोटल चक्कर 50 लगाएगी। इसीलिए क्विक रिस्पॉन्स होता है, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो हमारा लैंप तुरंत ऑन हो जाता है या बल्ब तुरंत ऑन हो जाता है। ये इसका मेन ऑप्शन। अच्छा, दूसरा पद, दूसरे पद पर आ जाइए। दूसरा, आवर्तकाल।
आवर्तकाल के बारे में भी कुछ खास नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आवर्तकाल में क्या है कि ये तो था 1 सेकंड में चक्करों की संख्या। अब 1 चक्कर पूर्ण करने में लगा समय, वो क्या होगा, t बराबर 1/n। तो ये जो आया आवर्तकाल सेकंड। इसके भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, मतलब इसका एकदम अपोजिट हो गया। ये कह रहा है 1 सेकंड में कितने चक्करों की संख्या लग जाएगी, वो उसका आवृत्ति हो गई, और 1 चक्कर पूरा करने में जितना समय लगेगा वो उसका क्या होगा, आवर्तकाल होगा। इसका अपोजिट है, इसीलिए इन दोनों के फॉर्मूले भी इसके अपोजिट हैं। इसमें भी दोनों में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नंबर तीसरा पॉइंट आ जाता है तात्कालिक मान। तात्कालिक मान, अब देखो भाई, अब मान लो ये हम इसको धारा का मान रहे हैं, तो यहाँ पे देख लिया I1 वैल्यू कहाँ है, ये T1 पे देख लिया, जो भी होगी पॉइंटों में जितनी भी मान आएगी। एक मान ये मैं यहाँ देख रहा हूँ, ये T2 पे देख लिया मैंने, I2 यहाँ देख लिया, I3 T3 पे यहाँ पे देख लिया, T4 पे। यानी कि किसी भी क्षण किसी प्रत्यावर्ती धारा वक्र में किसी भी क्षण का मतलब किसी भी टाइम T1 T2 T3 T4, किसी भी क्षण जो उसके धारा के मान होंगे, वक्र में धारा के मान होंगे। जैसे मैंने तात्कालिक मान क्या लिखे, I1 I2 I3 I4, किसी भी क्षण यानी किसी भी टाइम क्या लिखा, जैसे I1 का T1 पे, T2 पे, T3 पे और T4 पे, यानी किसी भी क्षण जो धारा के मान होंगे, अलग अलग मान जो आ रहे हैं, वो उसके क्या कहलाएंगे, तात्कालिक मान कहलाएंगे, जो उस टाइम उपस्थित होंगे। ये हमने मान यहाँ भी ले सकते हो आप, या यहाँ भी ले सकते हो। यानी कि ये हमने विभिन्न पॉइंट पे, इस वक्र में विभिन्न पॉइंट पे ये मान देखे, उस मान पे कुछ ना कुछ समय जरूर होगा। यानी कि T1 पे देख लिया, T2 पे देख लिया, T2 पे इतना है, T3 पे इतना है, T4 पे इतना है। यानी कि अलग अलग समय पे जब हमने धारा के मान देखे, अब देखो यहाँ से ही वक्र बढ़ रहा है, देखो कैसे देखते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। तो ये कि अरे यहाँ 1 हो गया, तो इधर देखेंगे तो कितनी वैल्यू है यहाँ पे, 1 एम्पियर। चलो इतनी मान ली, यहाँ पे कितनी आ गई, 3, तो बढ़ रही है। यहाँ पे कितनी आ गई, 4.5। ऐसे मतलब जैसे जैसे वैल्यू हमारी क्या नाम है, जैसे जैसे हमने यहाँ 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गए, 3 सेकंड हो गए, तो 2 सेकंड में कितनी होगी, 3 हो गई। 3 सेकंड में कितनी होगी, 4.5 हो गई। यानी कि विभिन्न मान जो आएंगे वो उसके क्या कहलाएंगे, तात्कालिक मान कहलाएंगे। अगला पॉइंट, आयाम। अब देखिए आयाम क्या चीज होती है, जो हमारा ये पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला है चक्कर, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, ये क्या है, इसका मिड है। ठीक है, यानी कि किसी भी दिशा में उसके माध्य स्तर के सापेक्ष, माध्य स्तर के सापेक्ष, ये इसका माध्य है स्तर के सापेक्ष जो अधिकतम मान होगा वो उसका आयाम कहलाएगा। यानी कोई भी वेव है, जैसे ये इसकी वेव बना दी, तो इसके माध्य यहाँ बीच में
इससे जो इसका अधिकतम मान होगा वो इसका क्या कहलाएगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका मान क्या, सॉरी माध्य स्तर के सापेक्ष यहाँ से लेके यहाँ तक का मान क्या कहलाएगा, इसका पॉजिटिव डायरेक्शन में आयाम हो गया, और ये किसका हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन में आयाम हो गया। नंबर 5 चीज आयाम का पता लग गया होगा। नंबर 5 है शिखर वैल्यू, शिखर मान। शिखर मान में क्या है कि किसी भी दिशा में या किसी प्रत्यावर्ती धारा में, प्रत्यावर्ती धारा वक्र में जीरो से लेकर प्राप्त किया गया अधिकतम मान, जीरो से लेकर प्राप्त किया गया अधिकतम मान, अधिकतम यहाँ पे, तो वो उसका क्या कहलाएगा, शिखर मान कहलाएगा, पेक वैल्यू कहलाएगी। पॉजिटिव डायरेक्शन में ये हो गई, नेगेटिव में ये हो गई, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐसे बात बनाएं तो ये हो गई, जीरो से लेकर अधिकतम मान ये आ गया और इसका यहाँ आ गया, ठीक है, ये होगा इसकी अधिकतम मान। शिखर वैल्यू भी पता लग गई। चलो अब अगली आती है RMS वैल्यू। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई चीज़ समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिख के भेजें, थोड़ा सा सुधार करना हो तो भी लिख के भेजें। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता, न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोनों आते हैं। देखो इसकी क्या होती है, इसे लिखते हैं रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू, यानी कि जो हमारे तात्कालिक मान होते हैं, यानी I1 I2 I3 अप टू IN, ठीक है, उनका यदि हम स्क्वायर कर दें और उस पर रूट चढ़ा दें और उनका निकाल दें औसत, तो वो हमारा IRMS के बराबर हो जाएगा, प्लस प्लस, ठीक है। ये क्या थे, हमारे तात्कालिक मान थे, किसी भी क्षण जो उस धारा के मान होंगे वो तात्कालिक मान हमारे कहलाएंगे। और यदि उनके ऊपर क्या कर दें, स्क्वायर कर दिया जी, फिर उनके ऊपर क्या चढ़ दें, रूट चढ़ा दें और उनका औसत निकाल दें, तो वो उसकी RMS वैल्यू होगी, जो कि हमारी RMS वैल्यू कितनी होती है, 0.707 I मैक्सिमम। ये आपको याद रखना है, यानी कि किसी भी प्रत्यावर्ती वक्र में प्रत्यावर्ती धारा के प्रभावी मान की गणना करने के लिए एक फिक्स मान बनाया गया है, जिसको हम बोलते हैं उसका RMS मान। ये आपको सदैव याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात हमने कहा था, यदि वक्र धारा का बना हो तो धारा का RMS इतना होगा, और यदि सेम वक्र वोल्टेज के लिए बना हो तो वही सेम आ जाएगा, ERMS बराबर 0.707 E मैक्सिमम, यानी अधिकतम। ये दोनों चीज़ आपको नोट करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों चीज़, ठीक है। अब नंबर दूसरी आती, नंबर ये हो गई 5 6, ये हो गया। नंबर 7 औसत मान। वैसे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की, ये इसकी RMS वैल्यू की एक परिभाषा और बता देते हैं कि RMS मान वह मान है जो दिए गए समय के लिए AC जितनी ऊर्जा उत्पन्न करेगा, मतलब एक फिक्स टाइम दे दिया, AC जो होगी, AC सप्लाई जितनी ऊर्जा उत्पन्न करेगी उतने ही समय में DC भी उत्पन्न करे, तो वो मान उसका क्या कहलाएगा, RMS मान कहलाता है।
यानी गणना करने के लिए हमने एक प्रभावी मान बना दिया जिसको बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। ये दोनों की हमने लिख दी, आरएमएस की भी, आरएमएस की भी, यानी कि वोल्टेज के लिए आरएमएस की भी और धारा के लिए भी आरएमएस की भी। औसत मान, देखो जो भी हमारी एसी वेव है, यानी वेव, याद रखनी इस चीज़ को, एसी वेव, बस इसमें क्या होगा कि यहाँ से लेके यानी 0, 90, 180, 270 और ये होगी 360, यानी कि किसी भी वेव के, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा चक्कर हो गया, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए पूरा जो चक्कर हुआ, यानी एक पूर्ण चक्कर के लिए जो औसत मान होगा वो 0 होता है। यानी कि कहते हैं कि हमें गोल राउंड यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से आके वहीं आगे, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य कितना हो गया, 0। तो यानी कि जो हमारी पूर्ण साइकिल होती है उसके लिए औसत मान कितना हो जाता है, 0 होता है, 0। तो हम कितनी साइकिल की निकालते हैं, केवल पर्टिकुलर हाफ साइकिल की वैल्यू निकालते हैं, है ना, हाफ साइकिल की वैल्यू, यानी वो कितने के बराबर होती है, ये भी तात्कालिक मान के बराबर ही होती है। आई एवरेज वो बराबर होती है I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस IN अपॉन, यानी तात्कालिक मान के औसतों को क्या कहेंगे हम, एवरेज वैल्यू कहते हैं। जो एवरेज वैल्यू हमारी कितनी होती है, ये भी फिक्स है, ये भी आपको याद रखनी है। इस टॉपिक से जितने बता दिए, इससे इतने क्वेश्चन आते हैं, इतने क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा। यानी कि ये होगा आई एवरेज 0.637 आई मैक्सिमम, और यदि ई के लिए हमारा बना हुआ है वो हो जाएगा 0.367 गुना ई मैक्सिम। ये आपको याद रखने, दोनों के दोनों वेरी इम्पोर्टेंट, दोनों फिक्स वैल्यू है, याद रखनी है आपको। देखिए अब चलते हैं आगे, एक नई और चीज़, ये भी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, पिक या क्रेस्ट फैक्टर। पिक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर। पिक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर, यानी कि जो पिक फैक्टर होता है वो हमारा शिखर मान अपॉन आरएमएस मान, इसके अनुपात को हम बोलते हैं। याद रखना, ये पिक फैक्टर बराबर किसके होता है, शिखर मान और आरएमएस मान। बस ध्यान ये रखना है कि हम उसमें किसका ले रहे हैं। इस कर्व में हमने दोनों चीज़ बताई कि वोल्टेज भी हो सकती है, धारा भी हो सकती है। यानी कि हम जब पिक फैक्टर ले रहे हैं, यदि हम धारा का ले रहे हैं तो धारा का आई मैक्सिमम आ जाएगा बटे 0.707 गुना आई मैक्सिमम, यानी ये आ गया आपका, यहाँ से ये कट गया 1.414,
ये आपका आता है पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर का मान। याद रखना, इसका कोई अनुपात नहीं होता, वो सॉरी कोई इसका मात्रक नहीं होता। नंबर इसमें आ जाता है एक फॉर्म फैक्टर, वो भी आपको याद रखना है। फॉर्म फैक्टर यानी कि इसमें क्या बताया, शिखर मान और आरएमएस मान के अनुपात को क्या बोलते हैं, पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर बोलते हैं। और फॉर्म फैक्टर जो होता है उसमें जो हमारा आरएमएस वैल्यू होती है उसके मान बटे एवरेज वैल्यू, दोनों के अनुपात को फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। यानी कि 0.707 अपॉन 0.637, इसमें आ जाएगा 1.11 के समथिंग। इसको याद रखना, इसको भी याद रखना, दोनों चीज़ें। अब इसमें आगे एक छोटा सा टॉपिक और चलते हैं लेके, और कल इसमें बहुत अच्छी चीज़ हम पढ़ाएंगे, एसी सर्किट्स के बारे में बताएंगे जो इसी से आगे रिलेटेड है। देखिए एसी वक्र में, यानी कि इसका हम लिख रहे हैं फेज या कला। एक सिंपल सी परिभाषा तो ये बनती है कि किसी एसी कर्व में, ये वक्र जो बनाया उसमें वोल्टेज या धारा की किसी भी क्षण मान को तो क्या बोल लेते हैं हम, तात्कालिक मान, और किसी भी क्षण जैसी दिशा होती है उसको क्या बोलेंगे, फेज या कला बोलेंगे, फेज या कला। या ये कहता है कि किसी प्रत्यावर्ती वक्र में दो राशियों के बीच विस्थापन या अंतर को क्या बोलते हैं, फेज या कला बोलते हैं। ठीक, अब इसमें ये दो प्रकार की हमारी होती है, यहाँ से देखिए आप, दो प्रकार की ये होती है। नंबर फर्स्ट इन फेज, नंबर दूसरी आउट फेज। दो तरह की हमारी होती है। इन फेज में कुछ डायग्राम इस तरह से बना हुआ होता है, और आउट फेज में कुछ इस तरह से। देखो अभी हम बार बार एक चीज़ इसमें बता रहे थे कि इसे वोल्टेज का भी मान सकते हो, धारा का भी मान सकते हो। तो इस तरह से यानी ये वक्र जो बनाया हमने वोल्टेज का बनाया है, ये लिख सकते हैं इसे, और ये वोल्टेज, ये जो वक्र बनाया ये हमने धारा का बनाया है। तो इसमें ये दोनों जीरो से स्टार्ट हो रही है, दोनों अपने एक ही समय में मैक्सिमम मान में पहुंच रही हैं, फिर यहाँ जीरो हो रही है, एक तरह का मान ये, फिर एक ही उसमें विपरीत दिशा में मैक्सिमम हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ टाइम बाद हो रही है, यानी डिफरेंस स्टार्टिंग में हो गया। तो ये इन फेज चल रही थी, यानी एक ही फेज में चल रही हैं, एक बार जीरो हो रही है, एक बार मैक्सिमम हो रही है। ये क्या हो रही है, आउट फेज में चल रही है, एक दूसरे से आगे चल रही है, पीछे चल रही है। तो इसको बोलते हैं आउट फेज, इसको बोलते हैं इन फेज। यानी कि किसी दूसरी राशि से क्या चल रही है, हटके चल रही है, आगे चल रही है, पीछे चल रही है, इसको बोलेंगे आउट फेज, इसको बोलेंगे इन फेज। ठीक है, इन फेज। अब इसमें क्या हुआ, ये हमने इसमें दोनों कर्व बना दिए थे, एक वोल्टेज का भी बनाया, एक धारा का भी बनाया। तो इन फेज में क्या बताया, इन फेज में दोनों राशियां एक दूसरे से जीरो से स्टार्ट हो रही हैं, एक ही टाइम पे अपने मैक्सिमम मान पे पहुंच रही, दोबारा फिर जीरो होगी। इसमें क्या होगा, कुछ टाइम बाद हो गया, जिसको बोल देते हैं डिफरेंस, यानी थीटा, यानी कि कलांतर, कितने डिग्री का कलांतर इसमें आ गया। अब देखो यदि दो राशियों के बीच, यह क्वेश्चन बनता है, यदि दो राशियों के बीच
90 डिग्री का फेज विस्थापन हो, कितने का हो, 90 डिग्री का, तो उन राशियों को, यानी दो राशियों के बीच में डिफरेंस होगा 90 डिग्री का, उनको बोल रहे हैं क्वाड्रेचर राशियाँ, क्वाड्रेचर राशि। और यदि 180 डिग्री का हो तो उससे बोलेंगे एंटी फेज, एंटी फेज राशियाँ, एंटी फेज, ठीक है, एंटी फेज। यदि 90 डिग्री का है तो क्वाड्रेचर राशियाँ विस्थापन यानी कि, और यदि 180 डिग्री का है तो उनको बोलेंगे हम कितने का, एंटी फेज। अब ये एसी से रिलेटेड कुछ संबंधी पद हमने बताए हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और इस वीडियो में जो भी कुछ सिखाने की कोशिश की गई है कि किसी भी आईटीआई कोर्स में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो एसी थ्योरी चैप्टर होता है उससे रिलेशन में कितने क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं वो सारे मैंने इंपॉर्टेंट इसमें लगवाए हैं, और जो वैल्यू आपको फिक्स याद रखने के लिए वो भी बताया है इसमें। और यदि इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो। वैसे वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।